नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये हमारा उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी सीरीज है, तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमारा अध्याय जो 6 है, उत्तराखंड वन, वन्यजीव एवं वन आंदोलन, तो इसका जो भाग 4 है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें वन संबंधी कार्यक्रम योजनाएँ हैं, तो इसमें मिश्रित वन खेती मॉडल है और मिश्रित वन खेती मॉडल को लाने का जो श्रेय जाता है उत्तराखंड में, तो ये जाता है जगत सिंह चौधरी, जिनको जंगली उपनाम वहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया था। तो इनका जो संबंध है, तो ये रुद्रप्रयाग जिले के कोट मल्ला के निवासी हैं और 30 वर्षों की मेहनत से इन्होंने एक मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया है कि जिसमें मॉडल पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के लिए यह मॉडल महत्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित वन खेती मॉडल बनाने का जो श्रेय जाता है तो किसको जाता है, तो ये जाता है जगत सिंह चौधरी, जिनको जंगली उपनाम से भी जाना जाता है और ये रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित हैं। इसके बाद अगला है वृक्ष मानव। तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी, और ये नागेंद्र शकलानी के भाई थे, जिन्होंने टिहरी रियासत में लोकतंत्र के लिए इन्होंने मुख्य रूप से आंदोलन किया था और यह टिहरी जिले से संबंधित है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। और 1949 से ये वृक्ष विहीन जो पहाड़ है, तो वहाँ पर लगातार वृक्षारोपण का कार्य ये कर रहे थे। इसके बाद है अपना गांव अपना वन। तो यहाँ पर जो अपना गांव अपना वन योजना है, तो इसमें गाँवों को वनों से जोड़ने के लिए यह योजना चलाई गई है और योजना के तहत जो वन भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है, यानी लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो उसको हटाकर वहाँ पर वृक्षारोपण करवाने का जो यहाँ पर एक कार्यक्रम है, तो इसका नाम है अपना गांव अपना वन। इसके बाद है नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना। तो नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को देना और वन विभाग द्वारा उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना, यानी जो नागरिक या जो स्वयं वन है, तो उनको वन विभाग को सौंपना और वन विभाग का उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करते हुए वहाँ पर वृक्षारोपण करवाना। तो ये नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना के तहत किया जाता है। इसके बाद है वन पंचायत। तो यहाँ पर वन पंचायत गठन एवं वनों के विकास हेतु वन पंचायतों की यहाँ पर स्थापना की गई है और अब तक 12,168 वन पंचायतों की स्थापना की गई है, उनका गठन किया जा चुका है। और इनकी स्थापना अगर सर्वप्रथम बात करें, तो इनकी वन पंचायतों की स्थापना उत्तराखंड में 1931 में, यानी ब्रिटिश काल में ही सर्वप्रथम की जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो 1874 का अधिसूचित जिला अधिनियम है, तो इसके तहत यहाँ पर 1931 में सर्वप्रथम उत्तराखंड में वन पंचायतों की स्थापना होती है और वन पंचायतों द्वारा 5.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का अभी वर्तमान में ये लोग संरक्षण कर रहे हैं, यानी पंचायतों के अधीन जो क्षेत्रफल है, तो 5.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का ये वन पंचायतें संरक्षण कर रही हैं। और ये जो 1931 से ब्रिटिश काल से वन पंचायतों का गठन होता है, तो ये एक प्रकार से क्या है, कानूनी संस्थाएं हैं। तो वन पंचायतें यहाँ पर कानूनी संस्थाएं हैं और ग्राम पंचायत की तरह यहाँ पर ग्रामों के जो सामूहिक विषय पर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये वन पंचायतों द्वारा भी इसी क्रम में लिए जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का जो कार्य प्रणाली होती है, तो उसी प्रकार से इनके सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार इनको होता है। और यहाँ पर वनों का प्रबंध एवं साथ में वन उत्पादों का उपयोग करने का अधिकार भी वन पंचायतों को दिया गया है। और वन पंचायतों में 9 सदस्यों में से जो 4 सदस्य होंगी, तो उनका महिला होना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर महिला आरक्षण में 50% सीटों पर महिला आरक्षण को लागू किया गया है। तो उत्तराखंड में जो वन पंचायतें हैं, तो उसमें महिला आरक्षण 50% है और 9 में से 4 सदस्य इसकी जो वन पंचायतों के सदस्य होंगे, तो महिला होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पर नर्सरियों की भी स्थापना की गई है। तो राज्य में वृक्षारोपण तकनीक को उच्च स्तरीय बनाने हेतु यहाँ पर राज्य में कई नर्सरियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं, कई हाईटेक वन नर्सरियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और इसी के तहत यहाँ पर नर्सरियों के विकास के लिए साथ में गवर्नमेंट ने यहाँ पर पौधरोपण नीति लागू की थी और यह की है 6 जून 2006 को। तो देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा पौधरोपण नीति लागू की गई थी। तो पौधरोपण नीति को लागू करने वाला राज्य हमारा उत्तराखंड ही था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 6/6/6 यानी 6 जून 2006 को पौधरोपण नीति यहाँ पर लागू की जाती है। इसके बाद है दूध लोक विकास संस्थान उफरैंखाल पौड़ी गढ़वाल। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसके संस्थापक थे सच्चिदानंद भारती
और सच्चिदानंद भारती के द्वारा यहाँ पर पानी की कमी को दूर करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उफरा खाल ये पौड़ी गढ़वाल में है, तो यहाँ पर उनके द्वारा दोदा तोली लोक विकास संस्था नामक एक संस्था का गठन किया जाता है। और बरसाती पानी को जल तलाइयों में रोकना तथा पानी का अधिकतम सदुपयोग करना, यहाँ पर जो उफरा खाल में दोदा तोली लोक विकास संस्थान है तो इसके द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। और यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का कार्य भी सच्चिदानंद भारती के द्वारा इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इको टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है 2008-9 में। ये जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहते हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी, तो उनके कार्यकाल में होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड को यहाँ पर सैनिक भूमि भी कहा जाता है, तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के, यानी जो रिटायर हो जाते हैं सैनिक, तो उनको रोजगार देने के लिए और साथ में यहाँ पर वनीकरण में वृद्धि एवं सुरक्षा के लिए यहाँ पर इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके बाद राज्य में वन्य जीव संरक्षण की हम बात करें तो राज्य का जो प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र था तो 1935 में सर्वप्रथम मोतीचूर वन्य जीव विहार की यहाँ पर स्थापना की जाती है। और वर्तमान में जो मोतीचूर वन्य जीव विहार था तो ये 1983 में जब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क का यहाँ पर गठन किया गया तो उसके बाद ये राजाजी में शामिल हो जाता है। तो राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1935 में बनाया गया, मोतीचूर वन्य जीव विहार था। और वर्तमान में अगर हम राज्य में वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव विहार है और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ में एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान भी है और एक जैव सुरक्षित क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए हैं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में 6 अभी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित और फूलों की घाटी ये भी 1982 में स्थापित किया जाता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में यानी 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में की गई और यह देश का ही नहीं एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रहता है। तो यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य का होने के साथ साथ देश और एशिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जब स्थापित किया जाता है तो 1936 में हम देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश शासन रहता है, तो गवर्नर रहते हैं हैली, तो हैली के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। और यह भारत व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रहता है। और इसके कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और जिसमें हमारे 2 जिले आते हैं, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो 2 जिलों में विस्तृत है। नैनीताल की बात करें तो 208.8 वर्ग किलोमीटर नैनीताल में है और 312.76 वर्ग किलोमीटर यहाँ पौड़ी गढ़वाल में है। स्वतंत्रता के बाद जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और उसके बाद फिर 1957 में यहाँ पर जो जिम कार्बेट रहते हैं प्रकृति प्रेमी, तो उनके नाम पर इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया जाता है। और इसका जो प्रवेश द्वार है तो ढिकाला नैनीताल में इसका प्रवेश द्वार है और यह रामनगर के पास यह स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो ढिकाला है जो कि नैनीताल में स्थित है। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल 2 जिलों में यह विस्तृत है। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद हमारा अगला तो यहाँ पर जो हमारा एक कार्बेट है तो कार्बेट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी हैं कि पार्क के मध्य में पाटली दून भी स्थित है। तो पार्क के मध्य में पाटली दून है। 1 नवंबर 1973, तो 1 नवंबर 1973 में यह पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया जाता है। तो पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 1 नवंबर 1973 को कार्बेट को। और इसको यहाँ पर संरक्षित करने के बाद शेरों की संख्या में वृद्धि होती है और साथ ही इसमें हाथी परियोजना में भी इसे शामिल किया गया कार्बेट को। प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर 570 पक्षियों की प्रजाति हैं, 25 सरीसृप और 75 यहाँ पर स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य जीवों की बात करें तो मगरमच्छ, चीतल, सांबर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन, महाशीर यहाँ के मुख्य जानवर हैं। और अगर सर्वाधिक पर्यटकों की बात करें तो राज्य में जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं तो इसी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। उसके बाद राजाजी में यानी जो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में स्थित है और उसके बाद है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो तीसरे आते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में।
और कार्बेट को साइलेंस जोन घोषित किया गया है अप्रैल 2012 में। पार्क के चारों ओर, यानी जो चारों ओर का 500 मीटर का जो क्षेत्र है, तो उसके अंतर्गत इसको साइलेंस जोन बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं। और साथ में यहाँ पर एसटीपीएफ का भी गठन किया गया है, यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो बाघों की रक्षा के लिए, तो कार्बेट मुख्यतः बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर स्पेशल टाइगर्स प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया है। यह 2013 में किया गया और 118 सदस्य, या जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है, तो 118 सदस्य यह फोर्स है और यह केंद्र की सहायता से बनाई गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो बाघों की रक्षा करने हेतु यह इस फोर्स का गठन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो स्थित है उत्तरकाशी में, गठन 1980 में। और इसका जो विस्तार है, तो 472 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इसका संचालन किया जाता है। यहाँ के मुख्य जीवों की बात करें तो भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, ट्रेगोपन, कलीज, मोनाल और कोकलास यहाँ पर क्या है, प्रमुख यहाँ के मुख्य जीव हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, भोजपत्र, देवदार और बांज यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं। तो 1980 में स्थापित होता है, उत्तरकाशी में है और 472 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। साथ ही संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो स्थित है चमोली में और गठन 1982 में। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। एक तो कहाँ स्थित है, कब गठन किया गया और इसका विस्तार कितना है, ये लगातार यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो 1982 में इसका गठन किया गया। चमोली में स्थित है, 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है और 5431 मीटर की ऊंचाई पर है। पार्क के मुख्यालय की बात करें तो जोशीमठ में पार्क का मुख्यालय है। और यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड्स, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग और भरल क्या है यहाँ के मुख्य जीव हैं। इसके बाद है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह स्थित है चमोली में, 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नर और गंधमादन पर्वतों के यह मध्य में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की बात करें तो 1982 में स्थापित किया जाता है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की श्रेणी में रखा गया है 14 जुलाई 2005 को। तो 14 जुलाई 2005 को विश्व विरासत की श्रेणी में इसे यूनेस्को द्वारा रखा जाता है। और कामेर चोटी के दक्षिण से जो पुष्पावती नदी निकलती है, तो इसी फूलों की घाटी से होकर यह नदी बहती है। और यहाँ पर क्या है, फूलों की घाटी नाम है, तो हजारों किस्म के पुष्प यहाँ पर हैं और साथ में यहाँ पर दुर्लभ जंतु जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका कुल विस्तार है 87.5 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल विस्तार है। मुख्यालय इसका भी जोशीमठ में है। और यह जो हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, तो उसमें सबसे जो छोटा राष्ट्रीय पार्क है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो यही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है 87.5 वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ पर अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज का श्रेय जाता है फ्रैंक स्माइथ, यहाँ पर पर्वतारोही रहते हैं। तो 1931 में यहाँ पर ये इनके द्वारा खोज की जाती है और यह बद्रीनाथ यात्रा के दौरान इनके द्वारा खोज की जाती है। पुष्पों एवं वनस्पतियों की ये 2500 किस्में यहाँ ढूंढते हैं। जब इनके द्वारा यहाँ पर फूलों की घाटी खोजी जाती है, तब यहाँ से वो 2500 किस्में फूलों की ढूंढते हैं और 250 किस्मों के बीज वो अपने साथ विदेश ले जाते हैं। 1937 में द वैली ऑफ फ्लावर के प्रकाशन के बाद दुनिया ने इस फूलों की घाटी के बारे में जाना। तो उनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है द वैली ऑफ फ्लावर्स, और प्रकाशन के बाद दुनिया ने इस फूलों की घाटी के बारे में जाना है। यहाँ पे जो दर्शनीय पुष्प हैं, तो पुष्प पद्म, पुष्कर, पुष्प परिमला, नीली पॉपी, विषकंडार, ब्रह्म कमल, वत्सनाम, सालम पंजा, फेण कमल, तो आदि यहाँ के मुख्य जो पुष्प हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल और हिमालयन भालू प्रमुख हैं। और स्कंद पुराण में इस फूलों की घाटी को नंदन कानन नाम से संबोधित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के 2 भाग हैं, केदारखंड और मानसखंड। तो केदारखंड का संबंध है गढ़वाल से, मानसखंड का संबंध है कुमाऊं से। तो यहाँ पर फूलों की घाटी को केदारखंड में नंदन कानन कहा गया है। साथ में यहाँ पर जो कालिदास जी हैं, तो उनका ग्रंथ है मेघदूतम, तो इसमें अलका कहकर इस घाटी का वर्णन किया गया है, फूलों की घाटी का। साथ ही इस घाटी के कुछ अन्य नाम भी हैं, गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी। तो ये इसके जो फूलों की घाटी है, तो ये कुछ अन्य प्रमुख नाम हैं।
अब इसके बाद हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना होती है 1983 में और 820.42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 3 जिलों में स्थित है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो 3 जिलों में विस्तृत है, तो वह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जीवों की बात करें तो स्तनधारी 23 प्रकार के जीव हैं। हाथी, शेर, चीता, टाइगर, नीलगाय यहाँ के मुख्य रूप से प्रमुख जीव हैं। यहाँ पर वन्य प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। साल, खैर, शीशम, झींगन, खरपट, बाकली, रोहिणी, अमलतास यहाँ के प्रमुख वनस्पति हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 जिलों में यह विस्तृत है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। और इसका मुख्यालय देहरादून में है। 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1983 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में जो 1935 में हमारा मोतीचूर वन्य जीव विहार बनाया गया था, तो इसको बनाते समय मोतीचूर को भी इसी में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद हमारा अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे बाद में इसकी स्थापना होती है 1989 में। 2390 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और स्थित है उत्तरकाशी में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गंगोत्री, तो यह गंगोत्री यानी उत्तरकाशी में स्थित है। गंगा का उद्गम भी यहीं से होता है, गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान पर। तो सबसे बड़ा यह हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसकी स्थापना सबसे बाद में भी होती है, तो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रमुख जी यहाँ पर हिम तेंदुआ, भालू, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल, कोकलास यहाँ पर पक्षी भी हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख जीव हैं। इसके बाद एक नज़र इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों पर, इनकी स्थापना और इनके क्षेत्रफल और ये कहाँ स्थित हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में 520.82 इसका कुल क्षेत्रफल है और नैनीताल और पौड़ी में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित होता है, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तरकाशी जिले में यह स्थित है। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में स्थापित, 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चमोली में। फूलों की घाटी इसके बाद 1982 में इसकी स्थापना होती है। तो दोनों को एक साथ बनाया जाता है, नंदा देवी और फूलों की घाटी 1982 के वर्ष में। तो सबसे हमारा छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.50 और यह भी चमोली के जिले में स्थित है। इसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित और 820.42 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 3 जिलों में विस्तृत है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। तो यहाँ पर उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कि जो 3 जिलों में विस्तृत है। इसके बाद हमारा अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान भी है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में इसकी स्थापना होती है, 2390 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और उत्तरकाशी जिले में यह विस्तृत है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर वन्य जीव विहार हैं या अभयारण्य हैं। तो राज्य में कुल अभी वर्तमान में 7 वन्य जीव विहार या अभयारण्य स्थित हैं, जिसमें पहला हमारा गोविंद वन्य जीव विहार, उसके बाद है केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, बिनसर वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार और नंधौर वन्य जीव विहार। तो ये वर्तमान में हमारे 7 वन्य जीव विहार है। तो इसमें सबसे पुराना है गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में स्थापित और सबसे नया है नंधौर वन्य जीव विहार, 2012 में इसकी स्थापना होती है नैनीताल और चंपावत के बीच। अब इसके बाद हमारा पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद वन्य जीव विहार, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1955 ईस्वी में और 1955 में इसकी स्थापना होती है उत्तरकाशी जिले में। 485 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और राज्य का सबसे पहला वन्यजीव विहार भी है। यहाँ के मुख्य जानवर हिमबाघ, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालय थार, गुलदार बिल्ली, तो यहाँ के ये प्रमुख जानवर हैं। प्रमुख पक्षियों की यहाँ पर बात करें तो मोनाल, फिजन, कोकलास, कलीज, गोल्डन ईगल क्या है यहाँ पर मुख्य पक्षी हैं। इसके बाद अगला हमारा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। और केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें तो ये 1972 में स्थापित किया जाता है, चमोली और रुद्रप्रयाग में विस्तृत है, 2 जिलों में है और यहाँ का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर मुख्य जीव कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, भालू, थार यहाँ के प्रमुख जीव हैं। मोनाल, फिजेंट, कोकलास, कलीज यहाँ पर प्रमुख पक्षी हैं। और मुख्य वृक्षों की बात करें तो बाज, बुरास, चीड़, फर, स्प्रूस, थुनेर, मोरू, खरसू, पांगर क्या है यहाँ पर प्रमुख वृक्ष हैं। इसके बाद हमारा अगला जो वन्यजीव विहार है अस्कोट वन्यजीव विहार। नाम आपने सुना होगा, कस्तूरी मृग के लिए विशेष रूप से
प्रसिद्ध है तो 1986 में स्थापित किया जाता है, पिथौरागढ़ जिले में है और 600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो कस्तूरी मृग बिहार भी इसे कहा जाता है और सर्वाधिक जो यहाँ पर कस्तूरी मृग हैं तो इसी अस्कोट वन्यजीव विहार में 67 हैं जो सबसे अधिक हैं। तो इसके प्रमुख जीवों की बात करें तो हिमबाग, रीछ, भालू, भरल और थार यहाँ पर क्या हैं, प्रमुख जीव हैं। साथ ही यहाँ पर पहाड़ी तीतर, स्नोकॉक, ट्रैगोपान, फ्यूजेंट और मोनाल यहाँ के प्रमुख पक्षी भी हैं। इसके बाद हमारा जो अगला वन्यजीव विहार बना तो यह है सोना नदी वन्यजीव विहार। और सोना नदी वन्यजीव विहार की बात करें 1987 में यह बनता है। पौड़ी गढ़वाल जिले में यह स्थित है। 301 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यहाँ के प्रमुख वन्यजीव शेर, गुलदार, चीतल, सांबर, काकड़ और सियार हैं। प्रमुख पक्षी की बात करें तो पाइड, हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल और कलीज या हिमापाइड और किंग फिशर यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। साल, शीशम, सैर, असना, जामुन और बांस क्या हैं, यहाँ पर प्रमुख वृक्ष हैं। इसके बाद हमारा अगला जो वन्यजीव विहार है तो बिनसर वन्यजीव विहार। और बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करें तो 1988 में स्थापित होता है अल्मोड़ा जिले में और 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख जीव इसके तेंदुआ, काला भालू, भरल, काकड़, जंगली बिल्ली, सुअर हैं। देवदार, बाज, बुरांस, चीड़ और अयार क्या है, यहाँ पर प्रमुख वृक्ष हैं। इसके बाद हमारा अगला वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। और मसूरी वन्यजीव विहार की बात करें तो 1993 में स्थापित होता है। 10.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। स्थित है देहरादून जिले में है। अन्य नाम इसका बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार भी है, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन क्वेल थी तो इसको अंतिम रूप से यहीं इसी वन्यजीव विहार में देखा गया था, तो इसलिए इसका नाम बिनोग माउंटेन क्वेल भी इसका नाम रखा गया था। इसके प्रमुख जीवों की बात करें तो घुरल, काकड़, लंगूर, बंदर, सेही, सुअर, भालू, गुलदार यहाँ के प्रमुख जीव हैं। तीतर, बटेर, चकोर और जंगली मुर्गा इसके प्रमुख पक्षी हैं। इसके बाद हमारा अंतिम जो वन्यजीव विहार है तो यह है नंदौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना होती है दिसंबर 2012 में। 269.95 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नैनीताल और चंपावत जिले में नंदौर नदी के पास स्थित है। तो यहाँ पर नंदौर नदी भी बहती है, नैनीताल और चंपावत जिले में विस्तृत है। इसके प्रमुख जीवों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जीव है बाघ, लंगूर और भालू क्या है, यहाँ पर प्रमुख जीव है और यह राज्य का सबसे अंतिम और नया राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके बाद संरक्षण आरक्षित की बात करें तो यहाँ पर 4 संरक्षण आरक्षित हैं, जिसमें पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। तो यह 440.440 वर्ग हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और 2005 में इसकी स्थापना होती है देहरादून में। तो आसन बैराज बना है आसन नदी पर, जहाँ शक्ति नहर में आसन नदी मिलती है, तो यहीं पर आसन बैराज का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद है झिलमिल झील आरक्षित। तो झिलमिल झील आरक्षित है 3783.50 वर्ग हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और 2005 में इसका निर्माण किया गया और स्थित है हरिद्वार में और प्रसिद्ध है यह मुख्य रूप से बारहसिंगा के लिए। इसके बाद है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित। तो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की बात करें 2012 में स्थापित की जाती है और विस्तार है 5824.76 वर्ग हेक्टेयर में विस्तृत है और नैनीताल में यह स्थित है। तो पवालगढ़ आसन संरक्षण आरक्षित नैनीताल जिले में यह स्थित है। इसके बाद है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और स्थित है नैनीताल में। तो यह भी नैनीताल में स्थित है। 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और 600 प्रजाति के पक्षी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा एकमात्र प्राणी उद्यान है उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। स्थापित किया गया 1995 में। 4.693 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है और नैनीताल जिले में स्थित है। तो नैनीताल में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। यहाँ पर प्रमुख प्रजातियों की अगर हम बात करें तो साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, भेड़िया, तिब्बत, काला भालू, सांबर और घुरल यहाँ के प्रमुख जो जानवर हैं। और साथ ही प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो ओक प्रजाति के वृक्ष, तिलौंज आदि के यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर है। तो इनका जो उद्देश्य है तो वनस्पति एवं वन्य जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता बनाए रखने हेतु यहाँ पर जैव सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने एवं शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ का जो जैव सुरक्षित क्षेत्र है तो नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र 5860.6 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। 1988 में इसकी स्थापना होती है
और 3 जिलों में इसका विस्तार है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो एक दूसरे की सीमा से लगे हुए जिले हैं। तो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ पर जैव सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। और जैव सुरक्षित क्षेत्र के इसी क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं, जिसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान जो ये यूनेस्को है तो इसके द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, और फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद वन्य जीव बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत उत्तराखंड में वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो वन्य जीव बोर्ड बनाया गया है। और इसका कार्य है कि जो संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने हैं तो उनके हेतु इनका चयन करना, वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए नीतियों का निर्धारण करने का जो मुख्य कार्य होता है राज्य में, तो इसी वन्य जीव बोर्ड के द्वारा किया जाता है, और जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद संकटग्रस्त जीवों की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार केरल के बाद उत्तराखंड की जैव विविधता को सर्वाधिक खतरा है। तो यहाँ पर केरल के बाद उत्तराखंड में जो यहाँ पर हमारी जैव विविधता है तो यह सर्वाधिक खतरे में है, और राज्य के अनेक वनस्पति जंतु विलुप्त की कगार पर पहुँच चुके हैं। इसमें मुख्य जंतुओं की बात करें तो कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, माउंटेन कोयल, भूरा बालो, उदबिलाऊ, तो ये क्या है, यहाँ पर संकटग्रस्त जीव भी हैं। अब इसके बाद कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु 1972 में सर्वप्रथम केदारनाथ वन्य जीव विहार की यहाँ पर स्थापना की जाती है। 1977 में महरूड़ी, बागेश्वर में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है। 1980-81 में कस्तूरी मृग फार्म योजना यहाँ पर चलाई जाती है, और 82 में इसी योजना के तहत कांचुला खर्क यानी जो चमोली में स्थित है तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाती है। 1986 में अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में होती है। उसके बाद यहाँ पर 1991-92 में यहाँ पर टाइगर वॉच योजना प्रारंभ की जाती है, और 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना हिमतोनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर उत्तराखंड में चलाई जाती है। तो ये था हमारा अध्याय 6, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव हैं, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव विहार हैं, और कुछ प्रमुख जो वनों से संबंधित कार्यक्रम हैं तो उनको हमने इस वीडियो में जाना। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सैनवाल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।